नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम दोस्तों आज की इस वीडियो में शुरू करने लग रहे हैं एक इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे अपने इन आने वाले वीडियोज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है उसके इंट्रोडक्शन से, उसके परिचय से। तो जो हड़प्पा सभ्यता है जो कि प्राचीनतम नगरीय सभ्यता जिसको हम बोल सकते हैं, इसी हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, आने वाले स्लाइडों के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राचीनतम नगरीय सभ्यता यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस प्रकार की एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। भारत की प्रथम नगरीय क्रांति और विश्व की महानतम प्राचीन सभ्यताओं में से इसको एक माना जाता है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को भारत की पहली, सबसे पहले एक शहरी सभ्यता या एक नगरीय सभ्यता इसको बोल सकते हैं। और विश्व की जो महानतम प्राचीन सभ्यता है उनमें से भी एक इसको हम मान सकते हैं। इसके बाद इसका और नाम देखें तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी हम कह सकते हैं, क्योंकि तांबे और टीन को मिलाकर के क्या बनाया गया, कांसा बनाया गया। और इस तकनीक का विकास किस सभ्यता ने किया, हड़प्पा सभ्यता ने। और इसके कारण से इसका नाम क्या पड़ जाता है, कांस्य सभ्यता पड़ जाता है। और ये जो लोग थे ये किसके बारे में अनभिज्ञ थे, किसके बारे में नहीं जानते थे, आयरन के बारे में इनको ज्ञान नहीं था। उसके बाद समकालीन सभ्यता, यानी कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता फैलाव में थी तो उसी समय इसके आसपास की जो अन्य विदेशी सभ्यता थी वो कौन कौन सी हो सकती है। कुछ के नाम है जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला फरात नदी के तट पर थी, मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के तट पर, चीन की जो सभ्यता थी जिसका नाम क्या है, जो यहाँ पर हांगो की सभ्यता यहाँ पर समकालीन थी, यानी कि जो यहाँ पर इस नदी के तट पर थी। तो इसी प्रकार से जो ये सभ्यता है जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सभ्यताएं भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन रही थी। विशालतम अक्षेत्रफल, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है एक बहुत ही विशाल एरिया के अंदर ये फैले हुए थे। अपनी समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इनके शुद्ध क्षेत्रफल से भी ज्यादा इसका एरिया था, इनसे भी ज्यादा विशाल था। यानी कि मेसोपोटामिया और जो मिस्र, इन दोनों की जो सभ्यता जितने एरिया के अंदर फैली हुई थी उसके टोटल से भी इसका एरिया ज्यादा देखने को मिलता है कि जो इसका लगभग एरिया देखने को मिलता है वो कितना मिलता है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि 12 लाख 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया देखने में आता है। उसके बाद जो इस सभ्यता का जो स्वरूप है, इस सभ्यता का स्वरूप किस प्रकार का था, जो यहाँ के निवासी थे वो मुख्यतः किस प्रकार के थे, व्यापारी वर्ग से वो बिलोंग किया करते थे। और लड़ाई झगड़ा बहुत ही कम, यानी कि शांति को अपनाने वाले शांति प्रिय लोग यहाँ पर इस नगर के अंदर रहते थे। उन्नत नगर नियोजन, और जो इन नगरों की जो विशेषता थी वो क्या थी, एक जो इनका जो उन्नत, जो लगातार विकसित नगर नियोजन है इसके ऊपर इनका समाज आधारित था। भौगोलिक स्थिति के बारे में यदि बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग के अंदर, पश्चिमोत्तर भाग जो कि मुख्यतः भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तृत था, फैला हुआ था। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर वाले भाग है जिसके अंदर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को शामिल किया जाए तो इस एरिया के अंदर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। और जो ये संस्कृति है इसका क्रम किस प्रकार का रहा होगा, ताम्र पाषाणिक युग, यानी कि जो उसकी पृष्ठभूमि रही है वो किससे विकसित हुई मानी गई है, वो विकसित हुई मानी गई है तांबे से।
तांबे, पाषाण यानी कि पत्थर से, यानी कि तांबा और पत्थर इन दोनों से मिली जुली हुई ये जो इसकी पृष्ठभूमि है उनसे विकसित हुई है, और जो कि एक परिपक्व नगरीय संस्कृति थी, यानी कि जो एक अच्छी प्रकार से परिपक्व नगरीय संस्कृति हम इस हड़प्पा सभ्यता को कह सकते हैं। अब जो हड़प्पा सभ्यता है उसके नाम के बारे में यदि हम बात करें, उसका नामकरण और उसकी खोज के बारे में हम यहाँ पर देखें तो क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता जो नाम है सबसे पहले किसने 1921 में उत्खनित स्थल, यानी कि एक स्थान था जो कि 1929 में जिसकी खुदाई की गई थी, वो स्थान क्या था जहां पर 1921 के अंदर खुदाई की गई थी, वो स्थान था हड़प्पा के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यानी कि 1921 में इसकी जो पहली खुदाई की गई थी, जो प्रमाणिक आधार पर इसका नाम रखा गया वो क्या रखा गया था, हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि 1921 में सबसे पहले जो 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी। उसके बाद इसका जो अन्य नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जो ये नाम है ये क्यों रखा गया होगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थान सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदानी भागों में केंद्रित थे। यानी कि जो इसके सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे शुरुआती स्थल है जहां से इसको खोजा गया था, वो स्थल मुख्यतः कौन सी, सिंधु और जो उसकी सहायक नदियां थी उसके मैदानी भागों में ये पड़ते थे। उसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि लगभग 80% यानी कि लगभग 80% जो इसका भाग रहा है वो कहां पर रहा है, सिंधु और जो विलुप्त सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी घाटी और सिंधु नदी के आसपास का जो मैदान रहा है, जो भाग रहा है, वो उसी के कारण इसको नाम क्या दिया गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया। अब जो इसका प्रथम उत्खनन करता था, यानी कि इसकी खुदाई करने का जो सबसे पहले श्रेय जाता है वो किसको जाता है, 1921 में जाता है। किसके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि क्या थे, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा की खोज इनके द्वारा की गई थी। यानी कि जो यहाँ पर सबसे पहले उत्खननकर्ता का नाम आता है वो क्या नाम आता है, वो आता है दयाराम साहनी। अब यदि हम देखें जो इसका एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कलकत्ता के अंदर है, इसका जो पहला हेड था वो कौन था, वो था सर जॉन मार्शल, सन जॉन मार्शल। अब इसके मान लीजिए हम एक बात को समझने के लिए ये मान लेते हैं कि इसके शिष्य थे दो, एक का नाम तो क्या था, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और दूसरे का नाम क्या था, राखल दास बैनर्जी। जो यहाँ पर दयाराम साहनी है ये 1921 में किसकी खोज करता है, किसका उत्खनन करता है, तो ये करता है हड़प्पा स्थान का। और उसी के बाद 1922 के अंदर यानी कि अगले ही साल जो राखलदास बैनर्जी है वो किसकी खोज करता है, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बैनर्जी के द्वारा 1922 में की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो की जो खोज है, जैसे कि अभी हमने देखा 1922 में किसके द्वारा, राखलदास बैनर्जी के द्वारा, कौन सी नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में जो यहाँ पर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोज की गई, और उसके बाद 1922 के अंदर मोहनजोदारो की खोज राखलदास बैनर्जी के द्वारा की गई। और जो यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के तट पर पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर पड़ता है, कहां पर, कराची के पास। और इसी मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब देखेंगे हम किसके बारे में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में, अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके जो डायरेक्टर थे वो, डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे, महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल। क्या नाम था,
सर जॉन मार्शल, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आधिकारिक घोषणा। सन जॉन मार्शल ने 1924 में लंदन न्यूज में इस नई सभ्यता की विश्व स्तर पर घोषणा की थी। कब की गई, पूरे आधारिक तौर पर विश्व के अंदर इसकी घोषणा, एक नई सभ्यता के रूप में इसकी घोषणा कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी? 1924 के अंदर की गई थी। किसके अंदर? लंदन न्यूज के अंदर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल कौन थे? एएसआई के जनरल डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक थे। सन जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे, अर्थात डायरेक्टर जनरल थे। तो इन्होंने 1924 में लंदन न्यूज के अंदर इस हड़प्पा सभ्यता को विश्व स्तर के ऊपर एक नई सभ्यता के रूप में होने की घोषणा की थी। अब यदि हम एग्जाम की दृष्टि से कुछ फैक्ट जाने, तो भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो जो दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, वो क्या दिया हुआ है? दूसरा फैक्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला भौगोलिक विवरण 1826 में चार्ल्स मेसन ने दिया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थानों की जो खुदाई की गई थी, वो सबसे पहले 1826 में किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स मेसन के द्वारा की गई थी। पहली बार जो इसके अवशेष है, उनकी जो खोज है 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा की गई थी। लेकिन इसने क्या कर दिया था? इनको इग्नोर कर दिया था, इन अवशेषों को अनदेखा कर दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इनके काल निर्धारण के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का रहा जाता है। सबसे पहले बात करें कार्बन, रेडियो कार्बन के बारे में, कार्बन 14 के बारे में, तो इसके अनुसार जो रेडियो कार्बन यानी कि C14 तिथि है, उसके आधार पर प्रमाणिक तिथि निर्धारण पद्धति के अनुसार सर्वाधिक स्वीकार्य कालखंड 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि रेडियो कार्बन C14 के अनुसार यह माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा है, वो कब से कब तक का रहा है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड रहा है। और दूसरा, किसके अनुसार? जो हमारी बुक्स है एनसीईआरटी के अनुसार परिपक्व हड़प्पा काल को कब से कब तक माना गया है? इसको माना गया है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक इसके कालखंड को निर्धारित किया गया। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। और जो सन जॉन मार्शल है, सन जॉन मार्शल के अनुसार जो इसका कालखंड निर्धारित किया गया है, वो कब से कब तक का किया गया है? वो किया गया है 3250 से लेकर के 2750 ईस्वी तक का। कब से कब तक का किया गया है? 3250 से लेकर के 2750 ईस्वी तक इसका समय निर्धारित किया गया है, इसका कालखंड निर्धारित किया गया। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, हमने पिछली स्लाइड के ऊपर पढ़ा था कि जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल है वो पहले वो कौन थे। आगे है सी जे गैड के अनुसार, जो मत है उसके अनुसार क्या है कि जो मेसोपोटामिया की जो मुहरे है उनके आधार पर जो इसका हम टाइम पीरियड माने, वो कब से कब तक का मानेंगे? वो हम मानेंगे 2350 से लेकर के 1700 ईस्वी तक का। 2350 से लेकर के कब तक का? 1700 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड सी जे जेड जो गैड है उसके अनुसार इसका टाइम पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर डीपी अग्रवाल के अनुसार क्या है कि जो C14 नवीन वैज्ञानिक पद्धति है, इसके अनुसार है इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का मान निर्धारित किया गया है? वो भी लगभग 2500 या 2300 से लेकर के 1750 तक इसका टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। उसके बाद सभ्यता के तीन चरण हम यहां पर मान सकते हैं। पहला है
पूर्व हड़प्पा यानी कि इन्हीं के मतों के अनुसार हमने इस हड़प्पा सभ्यता को कुछ भागों में कुछ चरणों के अंदर बांट लिया। पहला है पूर्व हड़प्पा यानी कि जो कब से कब तक का, 3300 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक का इसका कालखंड माना जाता है। दूसरा, जब ये बिल्कुल मैच्योर हो चुके थे यानी कि परिपक्व हड़प्पा, जो कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक के इसके कालखंड को हम देख सकते हैं। और नंबर 3 पर यदि बात करें, उत्तर हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक इसके हम कालखंड को देख सकते हैं। यानी कि 3300 से लेकर के 2600, 2600 से लेकर के 1900, इस प्रकार से हम इसके कालखंड को कहां तक, 1300 ईसा पूर्व तक हम यहां पर इसको मान सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 3300 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक हम क्या मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का 1300 ईसा पूर्व में भी किसी न किसी प्रकार का अवशेष रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो यहां पर नवीन शोध हुए हैं, नवीन आंकड़ों के अनुसार क्या है, नवीन शोध कहां पर, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस हरियाणा के किस जिले में पड़ती है, वो कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पर आईआईटी खड़गपुर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नवीनतम शोध है, नवीनतम अध्ययन है, उनके अनुसार यह सभ्यता कितनी पुरानी मानी जा सकती है, लगभग 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता इसको माना गया है। किसके अनुसार, आईआईटी खड़गपुर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अभी वर्तमान का जो डाटा है उसके अनुसार इसको कितनी पुरानी सभ्यता माने जाने के यहां पर बोला गया है, 8000 वर्ष पूर्व। तो ये राखीगढ़ ही आप कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा के किस जिले में पड़ती है। तो इसके पहले चरण के आधार पर यदि हम इसको काल खंड के अंदर डिवाइड करें और उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में देखें, तो प्रारंभिक या पूर्व हड़प्पा काल कब से कब तक का, 3300 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व। यहां पर जो इसकी विशेषता है, इसका जो ग्रामीण जीवन रहा है, कृषि का विकास होना शुरू हुआ था और क्षेत्रीय व्यापार इनमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है इस समय के दौरान। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा यानी कि जिस समय जो हड़प्पा है पूर्णतः क्या थी, परिपक्व हो चुकी थी, मैच्योर हो चुके थे। यानी कि यहां तो इसका क्या मान सकते हैं, एक बाल्यकाल, लेकिन यहां पर ये एक वयस्कता के रूप में, एक परिपक्वता के रूप में देखने को मिलती है और ये इसके पतन का काल हम इसको बोल सकते हैं। तो परिपक्व काल कब से कब तक का, 2600 यानी कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। और यहां पर क्या है कि पूर्ण नगरीकरण हो चुका था, यानी कि अब यहां पर ये जो ग्रामीण जीवन था, जो ग्रामीण क्षेत्र था, वो किसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया, नगरों के अंदर। और यहाँ पर जो व्यापार है वो किस प्रकार का, एक उन्नत व्यापार यहाँ पर देखने को मिलता है। इस समय मानक जो माप तोल की पद्धति थी उसका भी यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा था। उसके बाद हड़प्पा जो उत्तर हड़प्पा काल है उसके अंदर, उत्तरवर्ती हड़प्पा काल के अंदर वो कब से कब तक का कालखंड मानना हुआ है, 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक इसके कालखंड को माना गया है। इस समय क्या था कि नगरों का पतन होना शुरू हो गया था, पुनः ग्रामीण संस्कृति की ओर ये वापिस लौटनी शुरू हो चुके थे। यानी कि पहले तो ग्रामीण से शहरी और शहरी से दोबारा फिर किसकी ओर, ग्रामीण संस्कृति की ओर, यानी कि अपने पतन की ओर ये चल पड़ी थी। तो दोस्तों आप ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगी, और क्योंकि हमने इसमें लगभग प्रत्येक बिंदु को कवर करने की कोशिश करेंगे, आने वाली जो वीडियोज है उनके अंदर भी हम हड़प्पा से संबंधित डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और साथ में दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जल्द मिलते हैं आगे के जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, और अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।